हाय एवरीवन, दिस इज कपिल शर्मा। और आज जो आपकी क्लास है वो पोटेंशियोमीटर के सेकंड एप्लीकेशन पे है। जो भी बच्चे भी ऑनलाइन जुड़े हैं यहाँ पे सभी यस सर लिख दें और अपने नाम को कमेंट करें। साथ ही आप ये लिंक सभी को शेयर करिए ताकि सभी को ज्वाइन हो सकें। सबको ज्वाइन यहाँ पे होना है, ये आप मेक श्योर करिए। मैंने देखा कि काफी बच्चे ऐसे हैं जो क्लास अटेंड नहीं करते, घूमने फिरने चले जाते हैं। तो सभी की डेटा मेरे पास है और ये एक अच्छी बात नहीं है। जब क्लासेस आपकी यहाँ पे ऑन है तो आपको यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए। तो सभी बच्चों को आप लाइव करिए। और क्योंकि जो भी टेस्ट वगैरह होंगे वो मैं इन्हीं टॉपिक्स में से लूंगा जो मैं वीडियोस ले रहा हूँ, ठीक है, जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ। तो सभी को अपना नाम कमेंट करें। डाउट्स जो भी है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मुझसे, पर्सनली आप जुड़ भी सकते हैं। जो जो बच्चे टेलीग्राम यूज करते हैं सिंपली वो भी डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप में तो हुई हैं ही हम सब। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इसकी पहले की जो क्लास थी तो हमने देखा था, जो बच्चे लास्ट क्लास को नहीं देखे हैं तो जाके क्लास जो लेक्चर 3 है मेरा वो जाके देख लें। उसमें मैंने बताया था कि पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस क्या हैं, जिसमें से हमने एक एप्लीकेशन देखा था और उसमें हमने जाना था कि किस तरीके से ईएमएफ की जो वैल्यू, कोई सेल है आपके पास उसका अगर आपको ईएमएफ जानना हो, जैसे यहाँ पे ये दो सेल है, इसका अगर आपको ईएमएफ जानना है तो कैसे जानेंगे। तो पोटेंशियोमीटर का पहला जो एप्लीकेशन आपका कि ईएमएफ की वैल्यू जानने के लिए, और दूसरा जो है वो है ये कि अगर कोई सेल है और यदि आपको उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालना है। तो ये सेकंड एप्लीकेशन हो गया। तो यूजिंग पोटेंशियोमीटर आप किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? अगर क्लियर तो यस सर ऐसे लिखते जाएं और यहां से फिर चीजें हम कंटिन्यू करते हैं। एक छोटा सा डेरिवेशन है और फिर आज आपका पोटेंशियोमीटर खत्म हो जाएगा, साथ ही ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर भी आपका एंड हो जाएगा। और अगला जो चैप्टर है वो आपका मैग्नेटिज्म से है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ ऐसा पोटेंशियोमीटर देखा था जहां पर हम सेल को कंपेयर कर रहे थे। और लास्ट क्लास में हमारे पास दो सेल थे, यहां पर हम सिर्फ एक ही सेल यूज करेंगे, ठीक है। आज की जो क्लास है उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि हम सिर्फ और सिर्फ एक सेल यूज करेंगे। एक ही सेल यूज करना है आपको। तो मैं यहाँ पर जो दो सेल उसमें से एक सेल आपको मिटा देता हूँ। ओके, आपको यहाँ पे दो सेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे मिटा दीजिए यहाँ पे आप। लिंक शेयर कर दो ताकि सब आ जाए यहाँ पे। और बच्चे कुछ जो है घूम के चले जाते हैं, ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। जो भी लाइव चैट में आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो, और घूमने नहीं आना है, सब दिखाई देता है यहाँ पे। ओके, तो चलो डेरिवेशन शुरू करते हैं। किस तरीके से आप कोई अगर शेल दिया है, मान लो अगर कोई शेल दिया है, जैसे यहां पर आप देखिए कि ये सेल दिया है और इस बार हम एक ही सेल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस सेल का ईएमएफ निकाल लेते हैं। तो लास्ट क्लास में जो आपको मैं बताया था वही फॉलो करना है। देखिए यहाँ पर आपका लगा हुआ है क्या, रियोस्टेट। रियोस्टेट क्यों लगाते हैं हम? ताकि हम सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रख सकें। ये क्या आपकी ड्राइवर बैटरी है जिससे करंट निकला। जो भी करंट निकला उसका जो मेजरमेंट है आप किससे निकाल सकते हो, इस ए यानी एमीटर से। एमीटर आपको ये बता देगा, एमीटर आपको ये बता देगा कि करंट की वैल्यू क्या है। ओके, और करंट हमको कांस्टेंट रखना है। हमने मीटर इसीलिए लगाया है ताकि हम ये देख सके कि सर्किट में जो करंट ड्रॉ हो रहा है वो कांस्टेंट है कि नहीं है। अगर कांस्टेंट नहीं है तो ये रियोस्टेट हमको बार बार एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो यहां से कौन सा करंट आया, यहां से करंट आया आई। आई करंट फ्लो होते हुए यहां पे आया, ठीक है। अब यहां पर जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये मान लो कि ये पॉइंट ए है और यहां पे करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। यहां पे करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, मतलब कि अगर यहां से करंट हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर यहां पे आपका डिफ्लेक्शन क्या दिखाएगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा। और हमको चाहिए कि इधर करंट फ्लो ना हो, इधर करंट फ्लो ना हो, यानी कि गैल्वेनोमीटर में क्या दिखाना चाहिए, डिफ्लेक्शन नहीं दिखाना चाहिए। यानी कि आईजी यानी जो गैल्वेनोमीटर से होकर जो करंट जाएगा उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूं कि गैल्वेनोमीटर जो है आपका उसमें नो डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए। लास्ट क्लास में बता चुका हूं, एक बार रिपीट कर लेना, देख लेना। जो भी करंट आएगा वो इधर से पास नहीं होना चाहिए, ठीक है, इधर से पास नहीं होना चाहिए। और उसके लिए आप क्या करेंगे, पास होगा, पास होगा तो क्या दिखाएगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा। और अगर डिफ्लेक्शन दिखाएगा तो आपको करना ये है कि गैल्वेनोमीटर को एडजस्ट करना है। अब देखिए गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा टर्मिनल है वो किससे जुड़ा हुआ है, इस कॉन्स्टेंटन के वायर जुड़ा हुआ है। तो इस कॉन्स्टेंटन की वायर में जो ये जुड़ा हुआ है इसको बोलते हैं जॉकी। ये जॉकी आप इस वायर पे घुमाइए, यहां वहां ले जाइए। एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा जहां पर आपका जो ये आईजी है वो जीरो हो जाएगा, मतलब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाना बंद कर देगा।
ज्यादा जानकारी के लिए बार बार बोल रहा हूँ, पिछली क्लास देखना, क्लियर हो जाएगा। कुल मिला के आपको यहाँ पे करंट की वैल्यू जीरो करनी है। वो कैसे करेंगे आप? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो लाके कैसे लाएंगे? जॉकी को इस कांस्टेंट वायर पे मूव कराइए, जिस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए वही पॉइंट आपका बैलेंस्ड पॉइंट है, यानी कि अब इस सर्किट में से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट आपका बी है। मान लीजिए इस पॉइंट पर आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, यानी कि जो आईजी से करंट ऊपर जा रहा है वो जीरो है। ओके, अगर करंट यहां से होकर नहीं जा रहा है, मतलब कहां से ऊपर जा रहा है? यहां से ऊपर जा रहा है। देखिए ये वाला लाइन से ऊपर जा रहा है, इसमें ऊपर जा रहा है, इसमें ऊपर जा रहा है, फिर इसमें ऊपर जा रहा है, फिर इसमें ऊपर जा रहा है। आई बात समझ में? अब अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट के बीच का जो ईएमएफ है, ध्यान रखिएगा, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट के बीच का जो ईएमएफ है वो इस सेल के ईएमएफ के बराबर है। समझ में नहीं आ रही है? ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट के बीच का जो ईएमएफ है वो सेल के ईएमएफ के बराबर है, क्योंकि जितना ईएमएफ यहां प्रोड्यूस हो रहा है, ए और बी के बीच में प्रोड्यूस हो रहा है, उतना ही ईएमएफ सेल भी प्रोड्यूस कर रहा है। इसीलिए ए से बी के बीच का जो ईएमएफ है और जो सेल का ईएमएफ है एक दूसरे को काट रहे हैं, इसलिए इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। बार बार बोल रहा हूं, पिछला वीडियो देखो, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ए और बी के बीच का जो ईएमएफ है वही सेल का भी ईएमएफ, वही सेल का भी ईएमएफ है। सेल का ईएमएफ मान लो क्या है? ई है। ठीक है, तो वी ए बी बराबर क्या होगा? ई होगा। और वी ए बी आप निकालेंगे कैसे? ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या बोलता है आपका? आई इंटू आर। क्या बोलता है? आई इंटू आर। यानी आई हो गया आपका करंट जो कि फ्लो हो रहा है, आर हो गया ए से बी के बीच का रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? यहाँ पे लिख लीजिए आई, आर की वैल्यू कितनी होती है? रो। रो के बाद क्या आता है आपका? लेंथ, यानी लेंथ मान लीजिए आपका x1 था, और नीचे आता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। जिसको ये समझ में नहीं आया पिछला वीडियो देख लेगा, बताया मैंने काफी डिटेल में उसकी। v इक्वल टू आई आर होता है तो आई आर लगा दिया, आई एज इट इज रहेगा। आर रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं आप? इस फॉर्मूले से निकालते हैं, लेंथ अपॉन एरिया से निकालते हैं। ये आ गया आपका वी ए बी, और यही वी ए बी आपका ई भी है, सेल का ईएमएफ भी है। ए से बी के बीच का जो ईएमएफ है वही सेल का ईएमएफ है। यहां तक क्लियर हो गया। अब इस दूसरे वाले डायग्राम में क्या करेंगे हमको निकालना क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये सेल के साथ आप क्या करेंगे? एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। रेजिस्टेंस क्या जोड़ देंगे आप? आर रेजिस्टेंस आप जोड़ देंगे। ओके, इसके साथ आप आर रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, जो भी आपका यहाँ पे आएगा। कुछ चीजें आपकी मिस तो नहीं हो रही हैं? हाँ चलिए, कोई भी चीज आपकी मिस नहीं हो रही है यहाँ पे। ओके, अब आर रेजिस्टेंस जोड़ देंगे यहाँ पे। अब देखिए ये वाले डायग्राम में और ये वाले डायग्राम में क्या फर्क है कि इस वाले डायग्राम में आपने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया। ओके, आई बात समझ में? अपने से एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया आपने। अब ऑलरेडी यहाँ पे जो सिस्टम था पहले जैसा ही, आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, आई करंट फ्लो हो रहा है, ये पॉइंट ए है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे भी अभी मैं नहीं रख रहा हूँ, पहले यहाँ देखो। अब देखिए सेल में से होकर जाने वाला करंट की वैल्यू पहले क्या हुआ करती थी? जीरो हुआ करती थी। लेकिन अब आपने सेल देखा ना आपने, सेल के एंड पर क्या लगा दिया? एक रेजिस्टेंस लगा दिया है। मतलब अब सेल में से करंट फ्लो कर जाएगा, ऐसे फ्लो कर जाएगा, इस रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो कर जाएगा। ये रेजिस्टेंस है, इसमें से करंट फ्लो कर जाएगा। आई बात हमने, ये पूरा इसमें सर्किट में करंट फ्लो होगा। पहले इस वाले में करंट फ्लो नहीं हो रहा था, लेकिन इस वाले में फ्लो होगा। क्यों फ्लो होगा? क्योंकि आपने सेल के साथ क्या जोड़ दिया? रेजिस्टेंस जोड़ दिया है, तो करंट फ्लो होगा। आई बात समझ में? हाँ या ना? अच्छा, इसके अलावा जॉकी का जो सेकंड पॉइंट है वो आपको, जब आपने इसको जोड़ दिया ना, तो उसको आपको सेट करना पड़ेगा अगेन। तो ए बी मत लो, इसको ले लो पी और क्यू ले लो, इसको पी और क्यू ले लो। चलो, ये पॉइंट पी है। इस बार आपको जो कनेक्ट वो मिला था, जो बैलेंस पॉइंट मिला था गैल्वेनोमीटर के नो डिफ्लेक्शन का, वो मान लेते हैं x2 पर मिला था। ठीक है, तो कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ, कुछ हौच पौच होने पर पहले फिर से देख लो। पहला केस आपके पास सिर्फ एक सेल था, आपने सिंगल सेल का आपने ईएमएफ निकाल लिया, कितना है आपका? रो x1 अपॉन ए इंटू में आई। सेकेंड केस में आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया सेल के साथ। जब सेल के साथ आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो वो क्या रहा है? करंट फ्लो हो रहा है, चारों तरफ करंट फ्लो हो रहा है। इसमें से करंट फ्लो होने लगा। पहले करंट फ्लो नहीं हो रहा था, बट अब करंट फ्लो होने लगा। जब भी कभी आप सेल यूज कर लेते हो, देखो पहले सेल आपने यूज नहीं किया था, जब भी कभी आप सेल यूज नहीं करते हो तो सेल के पास होता है ईएमएफ। लेकिन जैसे ही आप सेल के साथ
कोई रेजिस्टेंस लगा देते हो, कोई लोड लगा देते हो, कोई बल्ब लगा देते हो, तो फिर क्या होता है कि जो सेल है, तो वहां पर ये दोनों पॉइंट के बीच काम करने लगता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान दीजिएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। थोड़ा सा हो सकता है आपको चीजें टफ लगे यहाँ पे, लेकिन ध्यान समझिएगा। और जिनको भी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं वो बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप में, क्योंकि इसके पहले मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो वो भी बता देना, ताकि मैं आपकी अलग से क्लास ले सकूं। जब भी देखो मार्केट से आप सेल लाए ना, सेल में जो वैल्यू लिखी रहती है वो ईएमएफ है, लेकिन जैसे ही आप कोई लोड कनेक्ट कर देते हो, कोई बल्ब कनेक्ट कर देते हो, तो वो बैटरी यूज होने लगी, और जब यूज होने लगी तो वो तुरंत कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में। ये अंतर, आपने यूज नहीं किया, उसमें जो वैल्यू लिखी है वो ईएमएफ है। जैसे ही आपने यूज किया, दोनों लोड लगा दिया, उसमें करंट फ्लो होने लगा, तो वहां पर आ जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि अब उसके दो एंड हैं, लोड लगा हुआ है तो। ठीक है, अब कुछ चीजें जान लो। ईएमएफ जो होता है आपका, यानी कि ये सेल का जो ईएमएफ होता है, वो जो होता है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जो ईएमएफ होता है किसी सेल का, वो इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अगर आपसे बोलो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए। ओके, क्लियर है, बात समझ में आई। ईएमएफ जो होता है आपका, वो इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आई बात समझ में, ये दो चीजें जान लो। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो यस सर लिख दो, नहीं समझ में आया तो वो भी बता दो, ताकि मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर पाऊं। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं पूरा सिस्टम। पूरा इरेज कर रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार फिर से समझते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझा रहा हूँ, चलो देखो इधर। यहाँ पर ये वाला सेल नहीं है, मान लीजिए सिंगल सेल है। अगेन यहाँ पे से करंट आई आया, आई आया, आई आया, आई इसमें से फ्लो नहीं होना चाहिए, आई जी आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो कैसे आप जीरो करेंगे, कि जो कि आप इस कॉन्स्टेंट वायर पे मूव करते रहिए, जिस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन ना दिखाए, नो डिफ्लेक्शन की कंडीशन आ जाए, वहीं पर रुक जाओ। गैल्वेनोमीटर में आना चाहिए नो डिफ्लेक्शन कंडीशन। जब डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा तो आपका आई जीरो हो जाएगा। यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हुआ, इट मीन्स ये पॉइंट ए है और अगर ये पॉइंट बी है, तो जितना ईएमएफ इधर आ रहा था उतने ईएमएफ को ये काट भी रहा था। जितना ईएमएफ इस करंट, याद रखना, इस आई करंट के कारण, इस आई करंट के कारण ए और बी के बीच में जितना ईएमएफ बन रहा है, उतना ही ईएमएफ ये सेल भी बना रहा है, इसीलिए इधर करंट नहीं फ्लो हो पा रहा है। अगर, क्योंकि देखो पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। देखो जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वहीं पे करंट फ्लो होता है। अगर यहाँ करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है, इस पूरे सर्किट में आप देख पा रहे हैं, इट मींस जितना ईएमएफ ये सेल प्रोड्यूस कर रहा है, उतना ही ईएमएफ ए और बी के बीच का है, इसलिए जॉकी को अपन इधर उधर मूव करते हैं। ठीक है, तो जितना ए और बी के बीच का ईएमएफ है वही सेल का ईएमएफ है। तो यानी कि यहां से एक चीज क्लियर होगी कि वी ए बी बराबर क्या होगा, बताओ, ई होगा। ई क्या है आपका, सेल का ईएमएफ है, निकाल लो। वी ए बी इक्वल टू क्या होगा आपका, आई आर होता है, तो आई, और यहां से आप निकाल लो तो आर की वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बताया था किस पर डिपेंड करती है, रो इंटू एक्स वन। मान लो ये जो लेंथ थी आपकी कितनी थी, ये पूरी लेंथ 100 रही होगी, 200 रही होगी, कुछ तो रही होगी, x1 रही होगी, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, ए। ये आ गया यहाँ पे। दूसरा केस यहाँ पर ही हटा दो, यहाँ पर क्या लगा दोगे आप, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दो। और जब आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दोगे, तो ये सेल का ईएमएफ अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में, क्योंकि अब आपने सेल का यूज कर लिया है, तो वहां पर अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस काम करेगा। ठीक है, आई बात समझ में, क्योंकि कुछ इसमें से करंट फ्लो होने लग जाएगा। अभी तक करंट फ्लो नहीं हो रहा था, करंट फ्लो नहीं हो रहा था मतलब वहां पे ईएमएफ है, लेकिन अगर सेल में से करंट फ्लो लग जाए तो मतलब समझ जाना वहां पे अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इन दो एंड के बीच में। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आपकी। तो यहां से अब आप निकालो वीपी क्यू। जब वीपी क्यू निकालोगे तो करंट तो आई ही फ्लो हो रहा है ना, ये आपका पी है और ये आपका क्यू है। अच्छा, यहां पर भी आपने जॉकी को मैच किया होगा, ठीक है, तो आपको एक दूसरा पॉइंट मिला होगा। तो अगेन वीपी क्यू इक्वल टू क्या होगा, आई आर। आर क्या होगा आपका, रो होगा
इस बार डिस्टेंस क्या आएगी, x2, और क्रॉस सेक्शन एरिया ए ही है। इसके अलावा दो चीजें आपको मैंने क्या बताई कि जो ईएमएफ होता है वो किस पर डिपेंड करता है, मतलब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। और जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए। क्लियर है यहां तक? चलो, यहां तक चीजें क्लियर है। तो अब जबकि मैंने आपको कहा है कि जो ईएमएफ होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए ना। तो चलिए, E इक्वल टू ई आपका वोल्टेज है, और E इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ईएमएफ यहाँ पे आ गया। E इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, बताइए यहाँ पे। E इक्वल टू हो जाएगा आई आर, और R यहाँ पर कौन कौन सा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस R और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। ये तो हो गया आपका आई आर, ठीक है। और एक चीज और यहाँ पे बच गई हमारे पास, हाँ, दूसरा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास होगा V, और V किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर, मतलब कि R पर। ये देखिए, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर से बता देता हूं, ये ईएमएफ है, ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आई इंटू आर ही फॉर्मूला होगा, लेकिन यहाँ पर टोटल कौन सा आर होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। लेकिन जब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा आपका, आई इंटू आर। इज दैट क्लियर? यहां पर जो ये ईएमएफ, इस सेल के कारण जो करंट फ्लो होगी वो कौन सी करंट फ्लो होगी, आईजी। तो यहाँ पर आप आईजी ले लो, आईजी लेना हो तो आईजी ले लो। कई जगह आपको कई टेक्स्ट बुक में आई डैश देखने को मिलेगा, तो आई डैश भी सही है, ठीक है। तो आप आई डैश भी ले सकते हो और आईजी भी ले सकते हो, जो आपका मन पड़े वो ले लो। टेक्स्ट बुक से हिसाब से ले लो, आई डैश ले लो, ओके। तो यहाँ पर आई डैश ले लो, क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर भी आई डैश ही ले लो, क्योंकि यहाँ पर जो करंट फ्लो है वो आपका आई डैश ही है। इज दैट क्लियर? चलो, यहाँ तक हो गया। अब किसकी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट। यहाँ से आई डैश की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा V अपॉन आर। पहले वाले में पटक दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका E इक्वल टू आई डैश। आई डैश की जगह कितना आ जाएगा, V अपॉन आर, फिर R प्लस आर। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, आई आर की जो वैल्यू निकालनी है ना आपको, तो कैसे निकालेंगे, ई आर अपॉन वी इक्वल टू आ जाएगा आपके पास R प्लस आर। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस R की मैं बात करूंगा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए, ई आर अपॉन वी माइनस हो जाएगा आपके पास R। इज दैट क्लियर? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? आगे यहाँ पे देख लो, R की वैल्यू आ गई, और सॉल्व कर लो इसको। R इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, E अपॉन वी माइनस वन, और बाहर क्या आ जाएगा आपके पास, R आ जाएगा, कॉमन ले लीजिए, ठीक है। ये आ गया। अब E अपॉन वी आपको चाहिए। मैंने आपको ही बताया E अपॉन वी क्या है, देखिए ये एक E है, ये देखिए, E की वैल्यू ये है, और ये आपका क्या है, P से Q के बीच का टर्मिनल वोल्टेज है ना, तो वो क्या होगा आपका, यही होगा, V है, तो उसकी वैल्यू ये है। ध्यान से देखिए, जब आप ये डिवाइड बाय ये करेंगे तो I से I कट जाएगा, रो से रो कट जाएगा, और क्या कट जाएगा आपका, A से A कट जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, x1 अपॉन x2 बचेगा। तो यहाँ पर R इक्वल टू आप x1 अपॉन x2 रख दीजिए, माइनस वन टू R। ये आपका सही आंसर है, ओके, क्लियर है। तो x1 की वैल्यू आपको पता होगी क्योंकि लेंथ है, x2 की वैल्यू आपको पता होगी, और जो आपने R लगाया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आपने जोड़ा है, उसकी वैल्यू भी आपको पता होगी। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे बिल्कुल बोल सकते हो। अगर ये डेरिवेशन आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं फिर से बता दूंगा आपको। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।